हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो कल के सेगमेंट में हमने किया था एनसीईआरटी चैप्टर 11 यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 एंड ये इसका फाइनल पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया था, तो अब हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। जाहिर सी बात है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्लोबलाइजेशन भारत के ट्रेड को या हमारे ट्रेड को इंटीग्रेशन करना वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ना। अब हम वहां की चीजें यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ की चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे टाइम में चाइनीज माल आया था, हम 90s के किड है ना, तो आजकल आपको पता है कौन सी कंट्री है वो चढ़ी हुई है। तो अब ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ, इस ग्लोबलाइजेशन ने इनकरेज किया फॉरेन ट्रेड को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब उससे क्या करने लगे, जो कंपनियां थी वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करने लगी फॉरेन कंट्री में। तो कई बार क्या होता है, और देखिए अक्सर यही होता है, हम औरतें भी देखिए कई बार डिस्कस करती नहीं, फला दुकान पर महंगी चीज मिलती है, हाँ वहां से लेके आएंगे। हमारे हरियाणा में भी रोहतक शहर का कपड़ा बड़ा मशहूर है। हाँ जी, वह माल का अगर कपड़ा लाना तो आप सीधी सी बात, आप रोहतक जाओ। तो उसी तरह तो कंपनीज ने क्या किया, लेबर और सर्विस बाहर से प्रोवाइड करने, बाहर से लेने शुरू कर दिए। ग्लोबलाइजेशन करना था। तो अब इससे क्या हुआ, ये आउटसोर्सिंग उन्होंने लेनी शुरू कर दी। नॉट ओनली लेबर, सर्विसेज भी, गुड्स एंड सर्विस का हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने लगे। अब उससे देखो क्या हुआ, तो इन सब में नियम वगैरह बनाने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ गेट, ये 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था और 23 कंट्रीज के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं का इस्टेब्लिशमेंट की, और इसने ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन निश्चित किए। तो देखिए रूल और रेगुलेशन होने जरूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो, जरूरी है। कल को क्या पता बाहर मुल्क से कोई सोना स्मगलिंग करने लग जाए हथियार मंगाने लग जाए, यहाँ पे सबको मारेंगे तो देखिए ये सब काम अब भी होता है, पर इसको इलीगल ट्रेड कहेंगे, और अगर पकड़े गए तो सोच लीजिए सजा और जुर्माना दोनों है। तो इसलिए तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुआ जीडीपी के अंदर। और वो कैसे हुआ, जीडीपी में 1980 और 1990 टाइम में जो जीडीपी थी हमारी 5.6% थी, और जबकि 2007 और 2012 के अकॉर्डिंग थी ये 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ हो गई। पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जीडीपी एंड डेवलपमेंट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों कभी भी नहीं, जरूरी नहीं अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहा है, क्या पता इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ हो और जीडीपी यहाँ हो। एक इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होने लगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ने लगा। अब देखो उससे क्या क्या हमें लाभ हुए। तो अब देखो सबसे पहले इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर मेन हाईलाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए अब उसमें क्या मतलब उसमें ग्रोथ हुए। तो देखो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन हो गया। तो देखिए अभी इसके नुकसान भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन हो गया, तो लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज्यादा रुचि दिखानी शुरू कर दी। तो अब उसमें के बाद क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनके लिए रास्ते खुल गए। ये हाई लेवल पे पहुंच गया, जहां
1990 और 1991 के एरा में 100 मिलियन डॉलर था FDI। वहीं 2010 और 2011 में ये 400 मिलियन डॉलर हो गया। तो देखिए ये डॉलर का साइन है, मैंने मिलियन यहाँ नहीं लिखा तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये था हमारा 1990 और 91 में 6 बिलियन डॉलर था, और ये एकदम इतना हाई रेट पे गया कि 2012 में ये हमारा 400 बिलियन डॉलर हो गया। अब क्या हुआ, जो हमारा भारत देश है वो अब 7वें नंबर पे आ गया फॉरेन एक्सचेंज होल्डर। हमारा देश उस समय 7वें नंबर पर आ गया था। तो अब उसके साथ साथ जो हमारा जो देश है वो एक्सपोर्टर बन गया। किस चीज का, जो अब इससे देखिए क्या हुआ कि जो प्राइस का जो इंक्रीजिंग लेवल था वो कंट्रोल में आ गया, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित कर लिया गया, कंट्रोल में कर लिया गया। और उसके साथ साथ देखिए क्या हुआ, हमारा भारत जो था वो एक्सपोर्टर बन गया। किस चीज का, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT गुड्स एंड टेक्सटाइल का। तो अब ये फेल क्यों हुआ था हमारा लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म हमारा इस फेल क्यों हुआ था, तो इसके भी रीजन थे। तो देखिए ये इसलिए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने जी बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान देना जरूरी किया था, लेकिन वहां पर भी गड़बड़ हुई थी। तो देखिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इफेक्ट होने पर कृषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, ना ही फर्टिलाइजेशन पर ध्यान दिया गया, ना ही नई किस्म की खाद बीजों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये प्रभावित हुआ, MSP प्रभावित हुई, और सपोर्ट प्राइस जो था वो भी इनके इफेक्ट में आ गया, अनइवन बैलेंस हो गया था। तो अब अनइवन ग्रोथ क्या हुई कि कुछ इंडस्ट्री घटिया किस्म की, चीप किस्म की प्रोडक्शन को भी एक्सपोर्ट करने लगी थी। तो देखिए एक बात है, पैसे का नुकसान हो जाता है वो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन अगर अनइवन या मेरा मतलब अगर चीपर प्रोडक्ट हम बाहर के देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि दोबारा वो हमसे कोई चीजें खरीदेंगे? नहीं। ये देखिए अब आप लोग कहोगे कि पूजा मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेट कर रही है। हाँ जी, ये मेरा फर्ज है। देखिए व्यापार में कीमत ऊपर नीचे हो चल जाती है, पर अगर एक बार कस्टमर का भरोसा खो दिया आपने तब उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो समझो आप नुकसान में ही जाओगे। तो वही अनइवन ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने लगी, और अब इससे क्या हुआ कि जब चीपेस्ट वस्तु एक्सपोर्ट की जाने लगी तो उससे क्या हुआ, डिमांड घटने लगी। तो ये इसका फाइनल पार्ट है, हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या आप अपनी कोई सलाह या कोई राय देना चाहते हैं, पर हाँ ध्यान रहे ओनली हेल्दी कमेंट्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही कोई कमेंट्स मुझे किए जाएंगे। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।